नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत का पाकिस्तान से संचालित फर्जी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ा प्रहार। भारत विरोधी फर्जी सूचना फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट बंद। सरकार ने कहा, कोविड रोधी टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर एक मोबाइल नंबर से 6 लोग पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली में निजी कार्यालयों में 50% कर्मियों की उपस्थिति को अनुमति। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए 85 उम्मीदवार और पंजाब के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। अकाली दल संयुक्त की भी पंजाब के लिए 12 उम्मीदवारों की सूची जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। नई दिल्ली के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में मिलाया गया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित होगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची और क्रिकेट में पाल में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 288 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं लवली निगम। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने भारत विरोधी फर्जी और विघटनकारी सूचना फैलाने के कारण 35 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट बंद करने का आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने बताया कि इस संबंध में आदेश कल जारी किया गया। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के लिए 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम और 1 फेसबुक अकाउंट बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। Intelligence agencies are now alive to this issue. Last month we blocked about 20 YouTube channels. This month we have blocked about 35 YouTube channels. And as you can see that they are YouTube channels with 1 crore 20 lakh subscriber base, 130 crore views. 130 crore is almost the population of India. So now since this process has started, I am sure that more and more such channels will get blocked. At the same time, I would like to ask you also that you carry this message to the people. And in fact, we will like that the people come up with their own this thing. They tell us that these are the channels which are toxic and which are against the country, and we will take action against those. श्री चंद्र ने कहा कि ये अकाउंट पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश के लोगों में फर्जी खबरों को फैलाना है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत इन्हें बंद करने का आदेश जारी किया गया है। श्री चंद्र ने आगे बताया कि खुफिया एजेंसियों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश में सूचना तंत्र को फर्जी और भ्रामक खबरों से बचाने की दिशा में मिलकर काम करता रहेगा। सरकार ने आज कहा कि कोविन पोर्टल पर एक मोबाइल नंबर से अब 6 सदस्यों को पंजीकृत किया जा सकता है। इससे पहले एक नंबर से 4 सदस्यों का पंजीकरण किया जा सकता था। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म को देश भर में लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए विकसित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविन खाते में मुद्दा उठाएं शीर्षक से एक नई सुविधा शुरू की गई है। इसके माध्यम से लाभार्थी अपने वर्तमान कोविड टीकाकरण स्थिति में बदलाव कर सकता है, यानी पूर्ण टीकाकरण को आंशिक रूप से टीकाकरण या बिना टीकाकरण की श्रेणी में तथा आंशिक रूप से बिना टीकाकरण की श्रेणी में बदल सकता है। टीकाकरण की स्थिति के अद्यतन में अनजाने में किसी मामले में कोई त्रुटि होने पर इसे सही किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि मुद्दा उठाए की इस सुविधा से ऑनलाइन अनुरोध जमा करने के बाद टीकाकरण की स्थिति में बदलाव होने से 3 से 7 दिन का समय लग सकता है। सिस्टम में नई टीकाकरण स्थिति डलने पर लाभार्थी मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार अपने टीके की डोज ले सकता है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 160 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.5% है। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख 58,806 हो गई है। 20 लाख 18,825 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 9,692 ओमिक्रॉन के मामलों का पता चला है। पिछले 24 घंटों में 703 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। दिल्ली में निजी कार्यालयों में 50% कर्मियों की उपस्थिति की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अगले आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रोजाना कर्फ्यू जारी रहेगा। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू भी रहेगा। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए सप्ताहांत कर्फ्यू और दुकानों तथा वाणिज्यिक केंद्रों के लिए सम विषम योजना समाप्त करने का दिल्ली सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। दिल्ली सरकार ने संक्रमण में कमी आने के कारण प्रतिबंध समाप्त करने की सिफारिश की थी। केरल सरकार ने कोविड संक्रमण को देखते हुए अगले 2 रविवार को पूर्णबंदी करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड से बचाव के उपायों पर आम जनता के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में आंशिक रूप से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। महाविद्यालयों में केवल अंतिम वर्ष की डिग्री और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ही नियमित कक्षाओं की अनुमति होगी। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, मॉल्स और पर्यटन स्थलों को कार्य करने की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होगा। गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में 28 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। पर्चों की जांच 29 जनवरी को होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच सोमवार को की जाएगी। 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा दी है। नामांकन पत्र भरने में गलती न हो, इसलिए पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को इसकी बारीकियां समझाने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन करने वाले कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जो आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा, जो मथुरा से एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। संगीत सोम, जो सरधना मेरठ से एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी हैं। और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंजूर, जिन्हें सपा ने मेरठ की किठौर सीट से फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बीच सभी दल चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अंतिम समय तक उम्मीदवारों के बदले जाने का सिलसिला जारी है। बसपा और सपा ने आगरा जिले की 2 सीट पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। समाजवादी पार्टी ने मथुरा सीट से भी अपना प्रत्याशी बदल दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए 85 उम्मीदवारों की एक अन्य सूची जारी की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी का युवा घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर राज्य में युवाओं को 20 लाख नौकरियां देने का वायदा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। फिरोजपुर शहर विधानसभा सीट से राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को, जबकि अरविंदर खन्ना को संगरूर से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी महासचिव तरुण चुग ने नई दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि इस सूची में 12 उम्मीदवार किसान परिवारों से हैं, वहीं 8 उम्मीदवार अनुसूचित जाति और 13 सिख समुदाय से हैं। पंजाब में सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी अकाली दल संयुक्त ने आज 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की।
ये पार्टी राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस के गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। सुखदेव सिंह ढींढसा ने शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर ये पार्टी बनाई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत का पाकिस्तान से संचालित फर्जी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ा प्रहार। भारत विरोधी फर्जी सूचना फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट बंद। सरकार ने कहा कोविड रोधी टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर एक मोबाइल नंबर से 6 लोग पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली में निजी कार्यालयों में 50% कर्मियों की उपस्थिति की अनुमति। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए 85 उम्मीदवार और पंजाब के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। अकाली दल संयुक्त की भी पंजाब के लिए 12 उम्मीदवारों की सूची जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। नई दिल्ली के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में मिलाया गया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित होगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची और क्रिकेट में पार्ल में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 288 रन का लक्ष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में करीब 11 बजे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी उन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति तथा कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। इस बातचीत से कार्य प्रदर्शन की समीक्षा करने और चुनौतियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा से जिलों में विभिन्न विभागों की योजनाओं के बीच तालमेल स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में विषमता को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये सभी नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने और सबके लिए समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन केंद्रों का विकास केवल सरकारी योजनाओं का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का भी एक अभियान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा योगदान दे रहा है। भारत में भी हर राज्य और क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर समग्र रूप से ध्यान दिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर कई धार्मिक, सांस्कृतिक और धरोहरों को पर्यटन सर्किट में विकसित करने का काम किया जा रहा है। पहले हमारे पर्यटन स्थल अस्वच्छ रहते थे। आज स्वच्छ भारत अभियान ने ये तस्वीर बदली है। सुविधा परिवहन की, इंटरनेट की, सही जानकारी की, मेडिकल व्यवस्था की, हर तरह की होनी चाहिए। लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थान कवर करना चाहते हैं। आज जो देश में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, आधुनिक ट्रेन्स चल रही है, नए एयरपोर्ट शुरू हो रहे हैं, उनसे इसमें बहुत मदद मिल रही है। आज नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ मिलाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख राधाकृष्ण ने की। एक रिपोर्ट।
ब्रिटिश शासन के दौरान विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले 70,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था और 1931 में इसका उद्घाटन किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। इंडिया गेट परिसर में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया और फरवरी 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार अमर जवान ज्योति पर 1971 और अन्य युद्धों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन इन शहीदों के नाम इंडिया गेट पर अंकित नहीं है। इंडिया गेट पर केवल कुछ शहीदों के नाम अंकित हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिश के लिए लड़े थे। सरकारी सूत्रों ने कहा कि 1971 और इससे पहले और बाद के युद्धों सहित सभी युद्धों के सभी भारतीय शहीदों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में अंकित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्री मोदी ने ट्वीट संदेशों में कहा कि ये नेताजी के प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि जब तक नेताजी की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये प्रतिमा नेताजी के संघर्ष, समर्पण और वीरता को श्रद्धांजलि है। समाचार कक्ष से अतहर सईद। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आईआईटी दिल्ली स्थित स्टार्टअप व्हाटलैब डायनामिक्स 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह में 1000 ड्रोन के साथ आकाश में लाइट शो का प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि भारत, चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश होगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 10 मिनट लंबा ड्रोन शो आकाश में कई रचनात्मक संरचनाओं के माध्यम से सरकारी उपलब्धियों एट 75 को प्रदर्शित करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS में सरलता से संचालन और पारदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने NSWS प्लेटफॉर्म की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि NSWS पोर्टल पर प्रत्येक समेकित मंत्रालय के लिए अनुमोदनों की संपूर्ण जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े निगमों और विदेशों में भारतीय दूतावासों में प्रस्तुति देने के निर्देश दिए। श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से इस पोर्टल की सुरक्षा और जोखिम निगरानी के कार्य के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी नामित किया जाना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म निवेशकों के लिए पहचान और अनुमोदन के लिए आवेदन सुगम बनाएगा। पोर्टल पर 32 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा 14 राज्यों से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। कोयला मंत्रालय में सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने आज कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन के प्रमुख सूचकों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इसमें कोयला उत्पादन, ताप बिजली घरों में कोयले के भंडार की स्थिति, कोयला ब्लॉक के आवंटन, प्रमुख खदानों की निगरानी और कोयले की कीमतों से संबंधित प्रमुख सूचक होंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदाय बाघ संरक्षण का महत्वपूर्ण अंग है और भारत के बाघ एजेंडा में जन एजेंडा प्रमुख रूप से शामिल है। श्री यादव बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत इस साल के अंत में रूस में होने वाले वैश्विक बाघ शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने के लिए ऐसे देशों को सहायता देगा जहां बाघ प्राकृतिक पर्यावास में रहते हैं। श्री यादव ने कहा कि भारत ने 4 साल पहले 2018 में ही बाघों की संख्या को दोगुना करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण की सफलता का मॉडल अब शेर, डॉल्फिन, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और अन्य छोटी जंगली बिल्लियों जैसे अन्य वन्य जीवों के लिए अपनाया जा रहा है। श्री यादव ने बताया कि बाघ संरक्षण के लिए बजट आवंटन 2014 में 185 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2020 में 300 करोड़ रुपए किया गया है। नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और RMI इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट में बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए खुदरा ऋण की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान करने पर प्रकाश डाला गया है। नीति आयोग ने कहा है कि बिजली के वाहनों के लिए खुदरा फाइनेंस में अपेक्षित तेजी नहीं आ रही है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों में औपचारिक ऋण की आपूर्ति बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण की नीति उपयोगी सिद्ध हुई है। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण के तहत बिजली से चलने वाले दोपहिए, तिपहिए और वाणिज्यिक कारों के लिए ऋण को वरीयता दी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस को। बोस का निधन 21 जनवरी 1945 को हुआ था। तेरी माटी से मैं हूँ बना, तेरे पानी से मैं पीछा गया। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को वर्धमान में हुआ था। उन्होंने बंगाल विभाजन पर अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था। अलीपुर षड्यंत्र के बाद 1909 में बोस देहरादून चले गए। देहरादून में वे क्रांतिकारियों के साथ काम करने लगे। इसी दौरान वे उत्तर प्रदेश और पंजाब के आर्य सामाजिक क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंग पर हमले के बाद अंग्रेज सरकार ने रास बिहारी को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। 1913 में बंगाल में आई बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में रास बिहारी जुट गए। इसी दौरान वे मशहूर क्रांतिकारी बाघा जतिन के संपर्क में आए। इसके बाद बोस गदर आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी बन गए। इस बीच अंग्रेज सरकार का दमन चक्र जारी रहा, जिसकी वजह से ज्यादातर क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन रास बिहारी ब्रिटिश खुफिया विभाग से बचने में सफल रहे और 1915 में जापान चले गए। जापान में बोस ने अय्यप्पन पिल्लई माधवन नायर के साथ मिलकर काम शुरू किया और विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समर्थन के लिए जापानी अधिकारियों को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1942 में बोस ने टोक्यो में वहां रह रहे भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सम्मेलन के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित करने का फैसला किया गया। बैंकॉक में लीग के दूसरे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में सुभाष चंद्र बोस से आंदोलन के नेता की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया गया। I resign my office and appoint this Subhash Chandra Bose as President of Indian Independence League. Now Subhash Chandra Bose is your President, your leader in the fight for India's independence, and I am confident. लीग ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय कैदियों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का आह्वान किया। कैप्टन मोहन सिंह और सरदार प्रीतम सिंह के साथ बोस ने 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। जापान सरकार ने बोस को
ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। दुर्भाग्य से बोस को टीबी ने जकड़ लिया और 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में उनका निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से देश के इस महान सपूत को शत शत नमन। ദേശത്തിനുളിവായി വന്നു പിറന്നോര് വൈക്കം ബഷീറിന് മാലപണിയുന്നു സൂഫി പരി। हम आज स्वतंत्रता सेनानी और मलयाली लेखक वायकॉम मोहम्मद बशीर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 21 जनवरी 1908 को कोट्टायम के तलायोला पराम्बू में हुआ था। उन्हें प्यार से बेपोर सुल्तान कहा जाता है। बचपन से ही बशीर गांधीवादी दर्शन और विचारधारा के प्रति आकर्षित थे। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए मालाबार जिला पहुंचे बशीर को गिरफ्तार करके कन्नूर जेल भेज दिया गया। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद बशीर और उनके साथी 600 कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन संगठित किया और क्रांतिकारी पत्रिका उज्जीवनम के संपादक बन गए। उससे नाराज अंग्रेज सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। गिरफ्तारी से बचते हुए उन्होंने 7 वर्ष तक भारत, एशिया और अफ्रीका में कई स्थानों की यात्रा की। 1941 में बशीर को कोट्टयम से गिरफ्तार कर लिया गया और 2.5 साल की कैद की सजा दी गई। बशीर को क्रांतिकारी विनम्र लेखन शैली के लिए जाना जाता है। उन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 5 जुलाई 1994 को उनकी मृत्यु हुई। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के सुपनिदा कातिथोंग को पराजित किया। अंतिम 4 में सिंधु का सामना कल रूस की एवेगेनिया कोसेटस्काया से होगा। मालविका बंसोड और अनुपमा उपाध्याय ने भी अंतिम 4 में जगह बना ली है। पुरुष वर्ग में मिथुन मंजुनाथ ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। उधर एचएस प्रणॉय को हार का सामना करना पड़ा। पाल में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 288 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 26 ओवर में 1 विकेट पर 160 रन बना लिए थे। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 287 रन बनाए। आईसीसी ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्व कप का आगाज 16 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। भारत को इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से खेलना है। अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में सुबह कोहरा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। श्रीनगर में हल्की बारिश हो सकती है। लेह में हल्का हिमपात हो सकता है। मुजफ्फराबाद में बारिश हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में गुवाहाटी, शिलंग, आइजॉल, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा और गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। मिजोरम में दक्षिण पूर्वी सेक्टर के विभिन्न हिस्सों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.6 मापी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पाकिस्तान से संचालित फर्जी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ा प्रहार। भारत विरोधी फर्जी सूचना फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट बंद। सरकार ने कहा, कोविड रोधी टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर एक मोबाइल नंबर से 6 लोग पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली में निजी कार्यालयों में 50% कर्मियों की उपस्थिति को अनुमति। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए 85 उम्मीदवार और पंजाब के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। अकाली दल संयुक्त की भी पंजाब के लिए 12 उम्मीदवारों की सूची जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। नई दिल्ली के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में विलय किया गया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित होगी।
बैडमिंटन में पीवी सिंधु सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची और क्रिकेट में पाल में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 288 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।